बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने वैल्यूज़ मालूम करनी है ऑफ एक्स वाई जी। यहाँ पर एक्स वाई और जी लेटर दिए हुए हैं, इनमें से कोई से दो अननोन छोड़े हुए हैं उसने, जिनकी वैल्यू हमें नहीं बताई, तो वो हमने मालूम करनी है। फ्राम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, ये जितनी भी ट्राइंगल्स हैं ये सारी राइट एंगल दी हुई हैं। यहाँ पर ये जो बॉक्स बनाया हुआ है इसे राइट एंगल कहा जाता है, 90 का एंगल कहा जाता है, 90 का जाविया। तो ये सारी ट्राइंगल्स के अंदर देखें 90 का जाविया दिया हुआ है और इसमें एक्स वाई जी सब के अंदर लिखा हुआ है। तो आपने इनकी एक्स वाई जी की जो भी वैल्यू मिसिंग हैं वो आपने ढूंढनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करते हुए आपने ये टेबल सारा हल करना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से भी हल हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी इसमें यूज़ होंगी। तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये स्टूडेंट देखें, ये मैंने पहला पार्ट इसका बना लिया है, पहले पार्ट की ये डायग्राम है। तो यहाँ पर देखें ये एंगल 30 डिग्री का बनाया उसने, तो हमें 30 डिग्री का एंगल दिया है, इसका मतलब है ये सामने वाली साइड इसकी परपेंडिकुलर होगी। तो जो भी एंगल होता है ना उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो इसके सामने वाली साइड ये बन रही है, तो जो अपोजिट साइड होती है उसे परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो इसको मैंने परपेंडिकुलर के लिए पी लिख दिया। तो जो 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, तो इसको मैंने हाइपोटेन्यूज का एच लिख दिया। तो बाकी यही एक साइड बची हुई है, तो इसका मतलब है ये वाली साइड क्या बनेगी, बी। बी का मतलब है बेस, ये बेस बन जाएगी, तो बी फॉर बेस है। तो ये ट्राइंगल हमारी बेस बन गई। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा हमारा जो एंगल थीटा होता है उसके सामने वाली होती है, जिस एंगल थीटा के बारे में आपने बात करनी होती है, तो वो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। और जो 90 का एंगल हो उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और बाकी जो एक साइड बचती है वो सारी वो बेस होती है। तो हमने अब ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स वाई जी की। इसमें देखो वाई की वैल्यू तो पहले ही दी हुई है, एक्स और जी की आपने वैल्यू निकालनी है। तो एंगल थीटा भी यहाँ पर दिया हुआ है, इस एंगल थीटा की मदद से आप इसको यूज़ करते हुए आप दूसरी कोई सी वैल्यू मालूम कर सकते हो। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसका ताल्लुक देखना चाहते हैं और इसका ताल्लुक अगर हम देखना चाहते हैं, तो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का ताल्लुक कौन बताता है, टैन थीटा बताता है। तो आप टैन थीटा लगाकर भी इनको मालूम कर सकते हो। तो मैं पहले टैन थीटा लगाकर आपको मालूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने टैन थीटा वाली रेशियो यूज़ कर ली। अब थीटा यहाँ पर 30 डिग्री का है, तो मैंने ऐसा किया कि टैन 30 डिग्री लिख लिया। तो क्योंकि मुझे पता है कि टैन थीटा बराबर होता है हमेशा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो लिहाजा यहाँ पर लिख लेते हैं परपेंडिकुलर का पी ओवर बी फॉर बेस। तो परपेंडिकुलर का पी जो है वो क्या है, एक्स है, तो वो हमने एक्स लिख लिया। और बेस क्या है, बेस यहाँ पर 4 है, तो हमने वो 4 लिख लिया। ये तो डियर स्टूडेंट एक तरह का फार्मूला लगा हुआ है, ये फार्मूला आप ना भी लगाओ, आप डायरेक्टली ये भी लिख लोगे तो उसका कोई मसला नहीं है। तो ये फार्मूला मैंने दरमियान में ही फार्मूला लगा दिया है। तो अब हम एक्स को फाइंड करना है हमने, तो इसको फार्मूले को अंदर से निकाल देते हैं, ये वाला हिस्सा हम सिर्फ ले लेते हैं। जी स्टूडेंट, अब मैंने फार्मूला वैसे ही साइड में लिख दिया है, यहाँ पर शो कर दिया टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। तो थीटा यहाँ पर 30 डिग्री का है और एक्स हमारा परपेंडिकुलर है और 4 हमारा बेस है। तो इस तरह से मैंने फार्मूला साइड पे कर दिया। अब हमने क्योंकि एक्स फाइंड करना है तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इस वजह से इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिहाजा हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 जब टैन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू ये वाला एक्स, हमारे पास एक्स ऐसे ही रहा। अब 4 को आप टैन 30 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करोगे और ये 4 ऐसे लिख लिया, और टैन 30 की हमें टेबल से वैल्यू आती है, वो हमने टेबल ड्राइव किया हुआ है पिछली वीडियो में, वहाँ पर आप लोग उसको देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करने लगा हूँ। तो ये स्टूडेंट टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/3 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स। अब 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा 4/3 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, 4/3 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स। ये स्टूडेंट, आप इसके अलावा कोई और रेशियो भी यूज़ कर सकते थे। मैंने टैन थीटा की रेशियो पहले यूज़ कर ली है, आप कोई और भी यूज़ कर सकते थे। बस ये है कि इसका और इसका ताल्लुक बताने वाली होनी चाहिए, या फिर इसका और इसका ताल्लुक बताने वाली। तो मैंने इसका और इसका ताल्लुक बताने वाली टैन थीटा यूज़ कर लिया है। आप टैन थीटा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप देखो कि इसका और इसका यानी कि बेस का और हाइपोटेन्यूज का ताल्लुक कौन बताता है, तो वो कोस थीटा बताता है। तो आप अगर कोस थीटा यूज़ कर लेते यहाँ पर, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस
ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये वाला फार्मूला लगाकर अगर आप कोस थीटा यूज़ कर लेते तो तब भी आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाना था और फिर बाद में आप इसको मालूम कर सकते थे। तो इस तरह से कई तरीके हैं इसको मालूम करने के। अब मैंने ये वाली रेशियो यहाँ पर लगा ली है तो इसको इसके ज़रिए से हम मालूम कर लेते हैं इसको। इसके अलावा आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी तीसरी रेशियो मालूम कर सकते हो। तो मैं इसके ज़रिए से इसको मालूम करता हूँ। तो कोस थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो लिहाजा यहाँ पर मैं ले देता हूँ कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस यहाँ पर क्या है हमारा 4 है और हाइपोटेन्यूज क्या है हमने मालूम करना है। तो अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम पहले कोस 30 की वैल्यू लिख लेते हैं। कोस 30 किसके बराबर होता है, कोस 30 बराबर होता है 1/3 के, इधर 4/h ऐसे ही रहा। अब क्योंकि हमने h मालूम करना है तो लिहाजा ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डियर स्टूडेंट h को हम इधर ले आते हैं, 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे बन जाएगा। 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 इधर ऊपर था तो इधर नीचे चला जाएगा, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती। तो लिहाजा h इज इक्वल टू 4 3 बन जाएगा। अब h है क्या हमारे पास, h हमारे पास था z। तो इसका मतलब है h की जगह पर आप z लिख सकते हो। तो लिहाजा आप ऐसा लिख दो z इज इक्वल टू 4 × 3 अब यहाँ पर भी z पुट कर सकते थे, यहाँ से z पुट करते हुए आप ला सकते थे इसको, लेकिन मैंने गलती से h पुट कर दिया। लेकिन आप एंड पे उसको चेंज कर दो तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि ये हमारी वैल्यूज़ हैं तो ये लेंथ वगैरह है तो ये सेंटीमीटर में उसने हमें दी हुई थी। तो लिहाजा आप इनके साथ सेंटीमीटर लगाते जाओ तो बेहतर है, ताकि यूनिट साथ होनी चाहिए। जी स्टूडेंट, ये जो कॉस थीटा की मैंने वैल्यू फाइंड की है इस तरह से, तो आप ये वाली जो वैल्यू है आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी मालूम कर सकते थे और इस तरह से भी मालूम हो सकती थी। दोनों आपके पास रास्ते थे। अब हमने एंगल थीटा मालूम करना है तो ये 30 डिग्री का एंगल है। हमने ये एंगल ढूंढना है कि ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये एंगल 90 का है। तो सारे एंगल अगर इकट्ठे किए जाएँ तो टोटल किसी भी ट्राई एंगल के अंदर 180 एंगल्स होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यूँ एक फार्मूला सा बना लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब सारे एंगल प्लस करें तो 180 डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्या दी हुई है उसने, वो हमें दी हुई है 30 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी उसने क्या दी हुई है, वो दी हुई है 90 डिग्री। और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी क्या उसने दिया हुआ ये वो हमने मालूम करना है। तो आप उसको अभी ऐसे ही लिख दो, सी को हमने ऐसे ही लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी मैंने ऐसे ही शो कर दिया। अब 30 + 90 कितना हो जाता है, 30 + 90 120 हो जाता है। 120 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इधर ही रहा और 180 में से आपने -120 को दूसरी तरफ जाकर माइनस कर देना है। तो -120 डिग्री लिख दिया हमने। तो 180 में से 120 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 60। तो यहाँ पर 60 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। तो लिहाजा मेजरमेंट ऑफ एंगल सी 60 डिग्री आया। इसका मतलब है हमारी ट्राई एंगल के अंदर यहाँ पर एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। तो यूँ हमने सारी ट्राई एंगल को सोल्व कर लिया। इसके जो भी चीज़ें चाहिए थी वो हमने निकाल ली हैं, इसके एंगल्स भी और इसके सारी लेंथ्स भी। ये स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इसको क्लियर करके फिर से सॉल्व कर दिया, वहाँ पर कम स्पेस में सही नहीं हुआ था। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इसकी वैल्यू 30 थी, इसकी 90 थी और मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है। तो 180 डिग्री के इक्वल कर देंगे, इन दोनों को प्लस किया तो 120 बना। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको 120 को इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाता है। 180 में से माइनस किया 120 को तो 60 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया।
जी स्टूडेंट, ये सेकंड पार्ट देखें तो इसमें बी 90 डिग्री का एंगल उसने दिखाया है और ये वाला जो एंगल है उसने पाई/4 दिखाया हमें। तो पाई/4 ये जो एंगल है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया। तो ये जो साइड है सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परपेंडिकुलर बनी। इसको मैं पी का नाम देता हूँ, पी पर परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज के सामने एच बनी यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया। तो और ये वाली साइड एक बची हुई है तो इसका नाम हम बेस का रख देते हैं, तो ये बेस साइड बन गई। तो इस तरह से हमने ट्राइंगल के नाम रख दिए। अब आपने सिंपली सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व फाइंड क्या करना है, ये बेस भी फाइंड करनी है और हमें हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है। तो हम ये रेशियो यूज़ करते हैं जिसमें परपेंडिकुलर आ सकता है और बेस आ सकता है। tan थीटा वाली यूज़ कर सकते हो और आप हाइपोटेन्यूज के लिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा वाले भी यूज़ कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई सी भी यूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पर फिर से tan थीटा वाली ही यूज़ कर लेता हूँ। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ये मैंने फार्मूला लगा दिया। अब tan हमारे पास कितना है, tan यहाँ पर थीटा की बजाय थीटा जो है उसने पाई/4 दिया हुआ है इज इक्वल टू, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इसका ये है 3 अंडर रूट में इसका परपेंडिकुलर है, यानी कि y दिया हुआ है ना, तो y 3 अंडर रूट है। और बेस के अंदर क्या है, x है, तो बेस के अंदर x वो हमने पुट कर दिया। अब देखें जो tan पाई/4 है वो किसके बराबर होता है, तो आप पाई की वैल्यू पुट करें वो 180 डिग्री होती है। 180/4 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ओवर x। अब इसको आप डिवाइड करो तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, जब 180 को आप 4 पर डिवाइड करते हो तो हमें क्या आंसर मिलता है। डिस्टेंस कैलकुलेटर से आप डिवाइड करके देख लें, हमें 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर मिल रहा है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ओवर x। अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू पुट करनी होगी। तो tan 45 किसके बराबर होता है, ये हमने टेबल से देखना है अपने से, जो हमने टेबल ड्राइव किया था पिछली वीडियो में। स्टूडेंट tan 45 की वैल्यू 1 के बराबर आती है, यहाँ पर आप 1 लिख दें और 3 अंडर रूट ओवर x आ गया। अब क्योंकि आपने x की वैल्यू ढूंढनी है तो x यहाँ पर नीचे है, तो x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा। तो और इधर 3 अंडर रूट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास x का आंसर तो आ गया 3 अंडर रूट। स्टूडेंट अब हम निकालते हैं आंसर। x का हमारे पास आ गया, अब एज का निकाल लेते हैं। तो एज का आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी निकाल सकते हो क्योंकि ये आंसर आया हुआ है। इसके अलावा आप परपेंडिकुलर और एज का ताल्लुक देखो तो वो साइन थीटा हमें बता देता है, तो साइन थीटा भी लगाकर आप निकाल सकते हो। तो कोस थीटा भी लगाकर निकाल सकते हो आप। तो साइन अब थीटा हमने मालूम किया हुआ है, ये वाला कितना निकला था हमारा, ये थीटा एंगल ये 45 डिग्री का हमने निकाला हुआ है। तो 45 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, हमें पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 3 अंडर रूट है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है z है। तो साइन 45 डिग्री आपने देखना है कि वो क्या होता है। तो साइन 45 डिग्री होता है 1/2 अंडर रूट के। जब आप टेबल से देखोगे तो ये 1/2 अंडर रूट आपको मिल जाएगा। तो ये 3 अंडर रूट ऐसे ही रहा और नीचे z भी ऐसे ही रहा। अब आपने क्योंकि z की वैल्यू फाइंड करनी है तो z को आप इधर ले आओ, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर 1 के साथ आकर z मल्टीप्लाई हो जाएगा तो z ही रहेगा। और 2 अंडर रूट इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अंडर रूट के साथ। तो 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय ये 2 अंडर रूट इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अंडर रूट के साथ। तो यहाँ पर आ गया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देखो कि z की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों अंडर रूट के अंदर हैं, तो इसलिए उनको एक ही अंडर रूट के अंदर करके आप मल्टीप्लाई कर दो। 3.2 इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, तो हमारे पास 6 अंडर रूट के अंदर आंसर आ जाएगा इसका z का। तो ये आंसर भी आ गया। आप देखें ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये एंगल हमने मालूम करना है। तो वो एंगल मालूम करने के लिए आप दोबारा एंगल का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या था, मैंने बताया था पहले पिछली वीडियो पार्ट के अंदर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू
180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होती हैं ना, ए बी सी सबको प्लस करें तो 180 डिग्री आंसर आता है। तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला खुद बना सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमारे पास क्या है 45 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख दो इसका 45 डिग्री। बी क्या है, बी है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का बॉक्स बना हुआ है। और सी क्या है हमें फाइंड करना है, तो इधर 180 डिग्री आप ऐसे ही लिख दोगे। अब 90 + 45 हमारे पास क्या आंसर आएगा, 90 और 45 को प्लस करें तो 5 आया, 9 और 4 13, 135 आता है। 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, 9 में 4 प्लस किया तो 13 आया, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल सी फाइंड करना है, तो लिहाजा आप इसको 130 डिग्री को प्लस में या इस तरफ, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, इस तरफ जाकर लिख दें 135 डिग्री, यहाँ से उठाकर इधर लाकर लिख दिया। अब 180 में से 135 आपने माइनस करना है, तो हमारे पास आपको आंसर मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा 45 डिग्री। कैलकुलेटर से आप लोग निकालें सिंपली। ये थर्ड पार्ट देखें, इसके अंदर जैसे एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये वाली सामने वाली साइड इसकी परपेंडिकुलर बनेगी, तो यहाँ पर वाई हमारा परपेंडिकुलर के बराबर बन रहा है, और ये क्योंकि 90 डिग्री है तो फिर यहाँ पर वही हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो ये जो जी है हमारा वो हाइपोटेन्यूज बन रहा है, और फिर बाकी ये वाली साइड बची हुई है ये बेस बन गई। तो अब इसको सामने रखते हुए हम इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसका और इसका ताल्लुक ही देख लेते हैं। तो हमें साइन थीटा बताता है कि साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ पर थीटा 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर हुआ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर यहाँ पर y है, तो y ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है 2, y/2 आ जाएगा। अब साइन 60 डिग्री हम मालूम कर लेते हैं कि वो कितना होता है, वो हम टेबल से उसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो टेबल से आप लोगों को वैल्यू यहाँ पर मिलेगी इसकी 3√/2 इसकी वैल्यू है, 3√/2, और इधर से y/2 हमारे पास आता है। अब ये 2 और ये 2 सिंपली आप काट भी सकते हो सीधा सीधा, क्योंकि ये इक्वल के दोनों तरफ हैं, तो लिहाजा इसको आप इसके साथ काट दो, तो यूँ आपके पास 3√y, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और इसके यूनिट आपने लगाने हैं सेंटीमीटर। ऊपर वाले पार्ट में भी यूनिट लगाना भूल गया, सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर यूनिट है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू तो आ चुकी है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के लिए आप इनको दोनों की मालूम हो चुकी है, इनको भी यूज़ कर सकते हो, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है। तो मैं अब इन दोनों को यूज़ कर लेता हूँ, तो इससे मुझे कोस थीटा मिल जाता है। तो कोस कौन सा थीटा है हमारे पास, कोस हमारे पास 60 डिग्री का है, थीटा 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू कोस थीटा बराबर होता है बेस में x है ओवर हाइपोटेन्यूज में वही 2 है। तो अब कोस थीटा जब इसकी वैल्यू जब देखो कोस की 60 डिग्री की, तो ये हमारे पास आती है 1/2, तो आप कोस की वैल्यू लगा दो 1/2, इधर से x/2 आ रही है, तो फिर से आपका ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1 इज इक्वल टू x 1 सेंटीमीटर, ये इसका हमारा आंसर बनता है। तो डियर स्टूडेंट अब आपने ये एंगल ए फाइंड करना है इसका, तो एंगल ए फाइंड करने के लिए आपको फिर से वही फार्मूला लगाना होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू सारे एंगल प्लस होकर किसी भी ट्राइंगल के 180 डिग्री देते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए तो हमने फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पूरा लिखना था, 90 डिग्री यहाँ पर लिख दिया। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी हमें मिली हुई है, वो क्या है 60 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए को ऐसे ही लिख देंगे और इन दोनों को प्लस करो, तो हमारे पास 60 + 90 कितना आता है 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे ही रहा। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही लिख दिया,
ये प्लस का 150 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। जब इक्वल साइन क्रॉस करेगा तो ये प्लस की बजाय माइनस का 150 लिख देंगे। अब 180 में से 150 निकालें तो आंसर क्या आता है 30 डिग्री। तो लिहाजा हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्या आ गया 30 डिग्री। तो ये ए की वैल्यू हमने मालूम कर ली, ये है 30 डिग्री। तो जी स्टूडेंट आप नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट इसमें देखें फिर एंगल ए ही उसने दिया हुआ है हमें यहाँ पर, तो 45 डिग्री का दिया हुआ है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बना, तो ये परपेंडिकुलर बन गई हमारी साइड बी सी, और ये इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज बना, क्योंकि हमेशा 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये बॉक्स 90 का है और ये एक बचा हुआ है तो इसको बेस कह देंगे। तो ये वाला हिस्सा हमारा बेस है और ये उसने हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हमारा ये बेस वाला हिस्सा बनता है। तो इसको मैंने बी का नाम दे दिया, क्योंकि इसके सामने हमेशा जो एक साइड बची हुई है वो बी होती है। तो ये वाली बी साइड बन गई। अब हम क्या करेंगे, इनको देखते हैं, इसको एक्स को फाइंड करते हैं। तो एक्स का और बी का ताल्लुक कौन बताता है, ये क्योंकि परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा बताता है। तो हम tan थीटा यूज़ कर लेते हैं। तो डी स्टूडेंट हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है tan 45 डिग्री है हमारे पास, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर हमारे पास x है और बेस हमारे पास 4 है। तो परपेंडिकुलर x है और बेस हमारे पास क्या है 4, तो ये सारा बेस बनता है। तो ये 4 मैंने लिख दिया। अब 45 का tan कितना, tan थीटा की 45 की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। वो हमने उसमें से देखी हुई है अपने टेबल में से जो हमने ड्राइव किया था। तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिहाजा 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 ही आया आंसर। 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है ये 4 सेंटीमीटर। अब आपने ये वाई की वैल्यू पहले ही आया, जी की वैल्यू मालूम करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा आप कोई रेशियो भी यूज़ कर सकते हो। तो रेशियो आप इसकी और इसकी यूज़ कर लेते हैं। इसकी और इसकी कौन सी रेशियो है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos थीटा वाली रेशियो आप यूज़ कर सकते हो। तो cos थीटा हम मालूम कर लेते हैं। cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पर 4 है, हाइपोटेन्यूज हमारा g है, तो 4 ओवर g हमारे पास आ जाएगा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4 ओवर g, क्योंकि यह हाइपोटेन्यूज है। तो अब आप cos 45 देखो, तो cos 45 हमारा टेबल ये बताता है कि वो बराबर होता है cos 45 1 ओवर 2 अंडर रूट के। तो लिहाजा 1 ओवर 2 अंडर रूट आपने 45 की जगह लिख दिया cos 45 की जगह पर, तो 4 ओवर जी ऐसे ही रहा। अब क्योंकि आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो जी इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है जी को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये जी ही रहेगा, जबकि इधर 4 के साथ 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 अंडर रूट ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। जी स्टूडेंट अब बारी है ये वाला एंगल मालूम करने की। तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये 90 है, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से हल करेंगे इसको। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फार्मूला आप लोगों ने प्रॉपर लगाकर फिर हल करना है। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 45 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 45 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 90 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी हमने मालूम करना है, तो आप उसको ऐसे ही लिख दोगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें ये दोनों प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 45 प्लस 90 इज इक्वल टू 35, 135 आंसर आएगा। 135 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल सी फाइंड करना है, तो इसको 135 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो 180 में से जाकर उस तरफ माइनस होने लग जाएगा। तो 180 में से 135 डिग्री आपने माइनस किया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जब आप इसको माइनस करते हो तो आंसर आता है 45 डिग्री। तो देखें वही 45 डिग्री वापस आ गया, जो इधर था इधर भी वही आना है, ताकि ये भी 90 बन जाए, ये 90 180 हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट हमारा ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 हल हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।